हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 13 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आईसीसी हाफ ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया। देख सकते हैं कि विच इंडियन क्रिकेटर हैड बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025। ठीक, तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है और रोहित शर्मा है और महेंद्र सिंह धोनी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आईसीसी ऑफ फेम 2025 में आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में एमएस धोनी समेत 7 क्रिकेट आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, देख सकते हैं इनमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में असाधारण योगदान को दिया है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ बात है और क्रिकेट की जो वैश्विक जो कि शासित संस्था है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी और इसके मुख्यालय जो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और देख सकते हैं कि आईसीसी की अगर बात करें हम तो 108 सदस्य हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है तो जय शाह। कब से तो 2024 से है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं हम कि विच सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन इनोग्रेटेड बाय बिहार सीएम नीतीश कुमार। तो ऑप्शन है कोसी कैनल सोलर पावर प्रोजेक्ट, गंडक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट और विक्रम लोक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन और डी में है कि सोन कैनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन देख सकते हैं कि विक्रम लोक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम लोक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, और यह परियोजना पटना जिले में स्थित है और 2 मेगावाट क्षमता की है। इसकी उद्देश्य की बात करें तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और पारंपरिक जो कि ऊर्जा पर निर्भरता को कम करना, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर बिहार की बातें हो रही तो बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे कि बिहार का महिला संवाद अभियान शुरू किया जा सकते हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इसमें और बातें बताई गई देख सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के पद की शपथ ली है। देख सकते हैं, और बिहार का जो लिंगानुपात घटकर 842 जो कि 82 पहुँच गया है। ठीक है, और बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अज गैबीनाथ धाम कर दिया गया। ठीक है, और कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा। ठीक है, तो विच इज द न्यू एयर डिफेंस सिस्टम टू बी गिवन टू द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन है S-400 है और ब्राक 8 है और QRSM है और इगला S है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस जो सिस्टम है आप देख सकते हैं QRSM है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते भारतीय सेना को नया एयर डिफेंस सिस्टम QRSM मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं QRSM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और इसे DRDO ने
विकसित किया। ठीक है, देख सकते हैं यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। और रक्षा मंत्रालय ने 30,000 करोड़ की लागत से QRSAM सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। ठीक है, और इसे रूसी S-400 ब्राग 8 और इगला एस मिसाइलों के साथ तैनात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो कि डिफेंस सेक्टर संबंधित यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2025 व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1.35 बिलियन है, 1.40 बिलियन है, 1.46 बिलियन है, 1.50 बिलियन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि विश्व जनसंख्या जो स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार आप देख सकते हैं कि 1.46 बिलियन, जो कि इसकी 2025 के अंत तक अनुमानित जनसंख्या बताई गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या स्थिति यानी कि रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 के अंत तक 1.46 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। और भारत की कुल प्रजनन दर की बात की जाए तो अब कितना है, तो 1.9 जन प्रति दर है, जो कि महिला की रह गई। ठीक है, जो कि देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन दर कितना है, 2.1 से कम है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, युवा जनसंख्या अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। देख सकते हैं कि 0 से लेकर अगर 14 की बात करें हम तो 24% है। ठीक है, और 0 से लेकर 14 तक की बात तो 24% है। और 10 से लेकर 19 वर्ष के जो बच्चे की बात करें तो 17% है। और जबकि 10 से 24 की बात करें हम तो 26% है। और कामकाजी महिलाओं की जो आयु देख सकते हैं कितनी है, तो 68% है, जिसमें उम्र की बात करें हम तो 15 से 64 वर्ष की है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के कहाँ विकसित किया जाएगा। तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ बी डेवलप्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन है पालघर में, ठीक है, रत्नागिरी में, रायगढ़ में या सिंधुदुर्ग में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में विकसित किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बेंगुल्ला में न्यूती रॉक्स के पास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा। ठीक है, और अंडर वाटर म्यूजियम जो कि सेवा मुक्त युद्ध पोत INS जो कि गुलदार और में स्थापित किया जाएगा। आगे देख सकते हैं उद्देश्य की बात करें तो अंडर वाटर म्यूजियम विकसित करना, जहां लोग समुद्र के भीतर जाकर जहाज को देख सकें। और यह भारत का पहला समुद्र के नीचे स्थित संग्रहालय होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों चलिए, तो यहाँ पर गुलदार जो कि बातें हो रही, ठीक है, तो इसके बारे में और देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि INS गुलदार के बारे में थोड़ा और देखेंगे। ठीक है, क्या है, तो सेवानिवृत्त जो भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है और इसे 1985 में कमीशन किया गया था, देख सकते हैं। और देश सेवानिवृत्ति की बात करें तो 2024 जनवरी में जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुल्ला में नीमती रॉक्स के पास डुबोया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बिन जो ऑफिशियली डिक्लेयर एज द लियोपार्ड कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन है मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और दिल्ली है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि हाल ही में भारत के आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। ठीक है, और हेले मट्ठी जो कि नेचर फाउंडेशन के द्वारा कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण में 80 से 85 जंगली तेंदुए दर्ज किए गए हैं। देख सकते हैं कि यह संख्या मुंबई के 54 तेंदुए की तुलना में अधिक है। ठीक है, और बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो बेंगलुरु कर्नाटक में 54 तेंदुए पाए गए हैं। और बेंगलुरु एकमात्र महानगर जहां पर बाघ, तेंदुआ
और ढोल यानी जंगली कुत्ता और हाथी गौर सांभा जैसे कि स्तनधारी पाए जाते हैं। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हाट पोजीशन हैज मुंबई अचीव ग्लोबली इन टर्म ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन है कि छठा है, तीसरा है, चौथा है और 10वां है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में अगर मुंबई की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर देख सकते हैं कि छठा स्थान हासिल किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता का मतलब है कि किसी शहर या जगह में जितने डेटा सेंटर बन रहे हैं और उनकी कुल शक्ति कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, देख सकते हैं मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है और कुशमैन एंड बेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो कि 97 शहरों में छठे स्थान पर है। ठीक है, और एशिया पैसिफिक की बात करें तो मुंबई क्षेत्र में मुंबई इस स्थान पर है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों और बातें बताई जा रही है कि अगर टॉप 3 शहर की बात करें हम तो वर्जीनिया है यानी यूएसए और अटलांटा है यूएसए और कोलंबस है, देख सकते हैं यूएसए। ठीक है, तो आप बात को ध्यान रखेंगे तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आईबेक्स तराना जो कि 88.4 एफएम नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया। देख सकते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम आईबॉक्स तराना 88.4 एफएम हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच प्लेस इन उत्तराखंड। तो ऑप्शन है देहरादून है, हरिद्वार है, ज्योति मठ है और नैनीताल है। तो आप इसे ऐसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें आईबेक्स तराना 88.4 एफएम की बात करें हम तो यह उत्तराखंड के ज्योति मठ में इसे स्थान जो कि इस उद्घाटन किया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के ज्योति मठ में आईबेक्स तराना 88.4 एफएम नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है कि स्थानीय समुदायों को एक मंच प्रदान करना, पारंपरिक ज्ञान और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना। रेडियो स्टेशन शिक्षा, रोजगार, आपदा प्रबंधन, व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्रसारित करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और जानने के प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसकी स्थापना की बात करें हम तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना की गई और इसकी राजधानी देहरादून है और यहाँ का राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और देख सकते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं कि जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी प्रमुख बात यहाँ पर बातें बताई गई हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों और देख सकते हैं कि प्रमुख बांध की बात करें तो टेहरी जो कि बांध बनाया गया भागीरथी नदी पर, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस राज्य सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग यूनिक आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू इंट्रोड्यूस ए जियो टैग यूनिक आईडी सिस्टम फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऑप्शन है गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग यूनिट आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक की यूनिक आईडी दी जाएगी। ठीक है, और ठीक वैसे ही जैसे आधार कार्ड हर नागरिक के पहचान होती है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं कि विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और दोहराव को रोका जाएगा। ठीक है, और सरकारी खर्च में बचत होगी और क्योंकि एक ही तरह के काम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि काफ़ी दुखद घटना हुई थी, आपको होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया के कौन सा विमान
क्रैश हो गया, ठीक है। तो विच एयर इंडिया प्लान क्रैश इन द प्लेन एक्सीडेंट इन अहमदाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन है कि AI-171 है और MI-17V5 है और बोइंग 737-800 है, ठीक है, और MI-15Z8 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया के आप देख सकते हैं कि AI-171 जो विमान जो था क्रैश हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम में से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए गेटविक जा रही एक एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान जो कि AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कि इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रूज मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे और फ्लाइट में देख सकते हैं कुल 242 लोग सवार थे और अब तक 204 जो कि 100 इनके मिल चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो गुजरात के पूर्व CM जो कि विजय रूपानी भी यात्रा कर रहे थे। दोस्तों काफ़ी तमाम बातें को देख सकते हैं और इसमें और भी अभी पूरी तरीक़ा से पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इस बात को अभी ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारा जो भी 13 जून के करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।